हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने शुरू किया था कि व्हाट इज द फार्मूला, फार्मूला क्या है, एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला, व्हाट इज द फार्मूला, फार्मूला क्या है। तो फार्मूला का मतलब यहाँ पर केमिकल फार्मूला से है। तो व्हाट इज द फार्मूला, फार्मूला क्या है। तो ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच रिप्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला। फार्मूला क्या है। तो ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच रिप्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला। तो फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ फार्मूला, 3 प्रकार की फार्मूला, दैट इज मोलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। तो मोलिकुलर फार्मूला क्या है। तो एक ऐसी फार्मूला जो रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मोलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो एक ऐसी फार्मूला जो रिप्रेजेंट करता actual number of atoms of different element present in a molecule of a compound is called molecular formula। जैसे molecular formula of butane C4H10, molecular formula of benzene C6H6, molecular formula of glucose C6H12O6, molecular formula of sucrose C12H22O11। सेकेंड वन अपन ने डिस्कस करा था स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या, तो एक ऐसी फार्मूला जो रिप्रेजेंट करता है कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो एक ऐसी फार्मूला जो रिप्रेजेंट करता कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ बेंजीन जैसे मैंने बताया था कि एक कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर, एक कॉन्डेंस स्ट्रक्चर, एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और एक उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो थर्ड वन वाज एम्पिरिकल फार्मूला और सिंपलेस्ट फार्मूला। थर्ड वन वाज एम्पिरिकल फार्मूला और सिंपलेस्ट फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला और सिंपलेस्ट फार्मूला क्या है। तो एक ऐसी फार्मूला जो रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर जो अलग अलग तत्व मौजूद हैं उसके परमाणुओं की संख्या का जो सिंपल रेशियो होता है वही उसकी एम्पिरिकल फार्मूला और सिंपलेस्ट फार्मूला कहलाती है। तो एक ऐसी फार्मूला जो रिप्रेजेंट करता सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला और सिंपलेस्ट फार्मूला। तो वहां पर मैंने बताया था रिलेशन बिटवीन मोलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। तो मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू होती थी n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, जहां पर n इज इक्वल टू क्या होता, तो मोलिकुलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट। और इस पर मैंने कुछ एग्जाम्पल बताया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला कैलकुलेशन करने की कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। मुख्य रूप से आज हम लोग क्या करेंगे, तो एम्पिरिकल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला हम लोग के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि करा फाइंड empirical formula of vanadium oxide if 2.73 gram of oxide contains 1.3 gram of the metal। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऐसा है कि हमारे पास वेनेडियम ऑक्साइड है, हमारे पास क्या है, तो वेनेडियम ऑक्साइड है, वेनेडियम ऑक्साइड है हमारे पास क्या है, तो वेनेडियम ऑक्साइड है। तो वेनेडियम ऑक्साइड में क्या होगी, तो वेनेडियम होगी और ऑक्सीजन होगी। वेनेडियम ऑक्साइड में क्या होगी, तो वेनेडियम होगी और ऑक्सीजन होगी। वेनेडियम होगी, ये वेनेडियम है, इट इज वेनेडियम, और दूसरी क्या होगी, तो ऑक्सीजन। तो वेनेडियम ऑक्साइड में क्या होगी, तो वेनेडियम और ऑक्सीजन। तो कह रहा है कि वेनेडियम ऑक्साइड हमारे पास कितनी है, तो 2.73 ग्राम है। वेनेडियम ऑक्साइड हमारे पास कितनी है, तो 2.73 ग्राम है। कह रहा है इसके अंदर वेनेडियम मतलब मेटल, वेनेडियम मतलब मेटल कितनी है, तो 1.53 ग्राम है। तो ऑब्वियसली 2.73 ग्राम वेनेडियम ऑक्साइड के अंदर यदि 1.53 ग्राम वेनेडियम की है तो बाकी ऑक्सीजन होगी। तो 2.73 ग्राम में अगर 1.3 ग्राम वेनेडियम की तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, तो 2.73 में से 1.53 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितनी हो जाएंगी, तो ये 1.20 ग्राम हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली वेनेडियम find empirical formula of vanadium oxide if 2.73 gram of oxide contains 1.53 gram of metal। तो 2.73 ग्राम वेनेडियम ऑक्साइड के अंदर अगर 1.53 ग्राम वेनेडियम की है तो बाकी 2.73 में से 1.53 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगी, तो ऑक्सीजन। तो इसकी मास नहीं पूछी जा रही है आपको, करे इसकी इंपिरिकल फॉर्मूला बताइए। तो इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होती है, तो एक ऐसी फॉर्मूला जो रिप्रेजेंट करता सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। मतलब अगर हमें वेनेडियम ऑक्साइड की इंपिरिकल फॉर्मूला निकालनी है तो हमें वेनेडियम ऑक्साइड की इंपिरिकल फॉर्मूला निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ एटम्स निकालनी होगी वेनेडियम की और ऑक्सीजन की और उसकी सिंपल रेशियो। तो कैसे निकालेंगे, तो टेबुलेट करके आपको मैंने बताया था कि एक कॉलम लिखिए एलिमेंट, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, कहेंगे जिसके अंदर वेनेडियम है, वेनेडियम है और दूसरी क्या है, तो ऑक्सीजन है। ऑब्वियसली इसके बाद इसकी वेट लिखिए, मतलब मास लिखिए, किसमें, तो ग्राम में। तो वेनेडियम इसमें अगर 1.53 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितनी है, तो 1.2 ग्राम है। ऑब्वियसली एटमिक वेट, एटमिक वेट अगर यहाँ पर एटमिक वेट कहिए, एटमिक वेट ऑब्वियसली ग्राम में,
तो कार्बन की वेनेडियम की एटॉमिक मास कितनी, तो 51, ऑक्सीजन की कितनी, तो 16। अगर नंबर ऑफ मोल कहा जाए तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होती है, तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इन ग्राम। तो ये कितनी हो गई, तो ये 1.53 ग्राम अपॉन 51 हो गई। ऑब्वियसली कि ये नंबर ऑफ मोल क्यों निकाल रहा है, तो ऑब्वियसली हमें एम्पिरिकल फार्मूला निकालनी है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होती है, तो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो इसके अंदर जो एलिमेंट है उसकी मास आपको पता है, एटम की संख्या थोड़ी ही पता है। तो मास को अगर एटम की संख्या में चेंज करनी है तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालनी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक मास। तो ये कितनी हो गई, तो ये 0.03 मोल हो गई। और ऑब्वियसली ऑक्सीजन कितनी हो गई, तो ये मास होगी 1.20 अपॉन 16। तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो ये 1648, तो ये आपका आएगा 0.075 के आसपास आ जाता थी, इतनी मोल। ये होगी नंबर ऑफ मोल। मतलब यदि वेनेडियम ऑक्साइड 2.73 ग्राम आपने लिया तो उसमें 1.53 ग्राम वेनेडियम की है, तो 1.20 ग्राम ऑक्सीजन की है। तो एटॉमिक मास वेनेडियम की 51, ऑक्सीजन की 16। तो अगर इसके अंदर 0.03 मोल यदि वेनेडियम की है तो 0.075 मोल किसकी, तो ऑक्सीजन की होगी। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो अगर पूछा जाए, यहां पर सिंपलेस्ट रेशियो पूछा जाए, तो यहां पर सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगी, तो यहां पर सिंपलेस्ट रेशियो क्या होंगी, तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का तरीका आपको मैंने बताया था। तो जो स्मॉलेस्ट होती है उससे क्या करते, तो सभी को डिवाइड कर देते। तो ऑब्वियसली यहां पर 0.03 मोल को हम लोग किससे डिवाइड करें, तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, तो 0.03 है, तो 0.03 मोल से डिवाइड कर देंगे। और यहां पर 0.075 मोल को किससे डिवाइड करेंगे, तो ये 0.03 मोल से डिवाइड कर देंगे। तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, तो ऑब्वियसली ये 1 हो गई, और ये कितनी होगी, तो 2.5। तो ध्यान दीजिए, मैंने वहां पर डिस्कस किया था कि सिंपलेस्ट रेशियो कभी भी फ्रैक्शन नहीं होती है, सिंपलेस्ट रेशियो कभी भी फ्रैक्शन नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रल फॉर्म में लाएंगे। इंटीग्रल फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा, तो कम से कम कितना से मल्टीप्लाई करें ताकि इंटीजर फॉर्म में आ जाए। तो ऑब्वियसली इसे दोनों को अपन क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितनी हो गई, तो ये 2 हो गई, और ये कितना हो गया, तो ये 5 हो गया। तो ऑब्वियसली इस कंपाउंड के अंदर अगर 2 एटम वेनेडियम की होगी तो 5 एटम ऑक्सीजन की होगी। इसलिए एम्पिरिकल फार्मूला, इसलिए इसकी एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गई, तो इसकी एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगी, तो V2O5। इसकी एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगी, तो ये V2O5, इसकी एम्पिरिकल फार्मूला V2O5 हो गई। ठीक है, अनदर एग्जांपल अब हम लोग देखेंगे। तो उसी तरह से एक दूसरी एग्जांपल है, फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड कंटेनिंग 68.4% ऑफ क्रोमियम। बताइए एम्पिरिकल फार्मूला क्रोमियम ऑक्साइड की जिसके अंदर 68.4% किसकी है, तो क्रोमियम की है। तो सोल्यूशन, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड कंटेनिंग 68.4% ऑफ क्रोमियम। तो हमारे पास क्या है, तो क्रोमियम ऑक्साइड है, इसकी एम्पिरिकल फार्मूला निकालनी है। तो क्रोमियम ऑक्साइड में क्या होगी, क्योंकि जी क्रोमियम ऑक्साइड में क्रोमियम होगी और ऑक्सीजन होगी। क्रोमियम ऑक्साइड में क्या होगी, तो क्रोमियम होगी और क्या होगी, तो ऑक्सीजन होगी। इसके अंदर क्रोमियम ऑक्साइड के अंदर क्रोमियम कितनी है, तो 68.4% है। क्रोमियम ऑक्साइड के अंदर क्रोमियम कितनी है, तो 68.4% है। मतलब यदि आप 100 ग्राम क्रोमियम ऑक्साइड लेंगे, यदि आप 100 ग्राम क्रोमियम ऑक्साइड लेंगे तो उसमें क्रोमियम कितनी हो जाएंगी, तो 68.4 ग्राम होगी। तो क्रोमियम ऑक्साइड के अंदर 68.4% क्रोमियम है, इसका मतलब 100 ग्राम अगर क्रोमियम ऑक्साइड लेंगे तो उसमें 68.4 ग्राम क्रोमियम की हो जाएगी। तो ऑक्सीजन कितनी होगी, तो 100 में से 68.4 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो 100 माइनस 68.4, तो ये कितनी होगी जी, तो 31.6 ग्राम होगी। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड कंटेनिंग 68.4% ऑफ क्रोमियम। तो क्रोमियम ऑक्साइड में 68.4% क्रोमियम है, तो परसेंटेज मतलब होता है 100। इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम अगर क्रोमियम ऑक्साइड लेंगे तो उसमें 68.4 ग्राम क्रोमियम होगी, तो बाकी 100 में से 68.4 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 31.6 ग्राम किसकी हो जाएगी, तो ऑक्सीजन की हो जाएगी। और हमें निकालना क्या है, तो एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होती है, तो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। मतलब अगर क्रोमियम ऑक्साइड की हमें एम्पिरिकल फार्मूला निकालनी है तो इसमें कितनी क्रोमियम है कितनी ऑक्सीजन एटम है उसकी संख्या का सिंपल रेशियो निकालना होगा। मतलब हमें क्रोमियम और ऑक्सीजन एटम की संख्या निकालनी होगी। तो एटम की संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ तो मास दी हुई है, तो मास को एटम की संख्या में कन्वर्ट करने का बस एक ही मेथड है, नंबर ऑफ मोल्स। मतलब हमें इसकी नंबर ऑफ मोल्स निकालनी होगी क्रोमियम और ऑक्सीजन की। तो कैसे, तो टेबुलेट करके सारणीबद्ध करके। तो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे हम लोग एलिमेंट,
इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली क्रोमियम है और ऑक्सीजन है। दूसरे कॉलम में हम लोग लिखेंगे इसकी वेट, इसकी मास, इसकी वेट ग्राम में। तो ऑब्वियसली क्रोमियम कितनी, तो 68.4 ग्राम अगर क्रोमियम की है तो ऑब्वियसली 31.6 ग्राम किसकी है, तो 31.6 ग्राम ऑक्सीजन की है। उसके बाद एटमिक मास लिखेंगे, एटमिक वेट कि ऑब्वियसली किस में, तो ग्राम में। एटमिक वेट किस में लेंगे, तो ग्राम में। तो ऑब्वियसली क्रोमियम की कितनी, तो 52 दी हुई है, 52, और ऑक्सीजन की कितनी, तो 16। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है, तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाई एटमिक मास इन ग्राम। तो ये कितनी हो गई, तो ये नंबर ऑफ मोल 68.4 अपॉन 52, और ये नंबर ऑफ मोल कितनी हो जाएगी, तो 31.6 अपॉन कितनी, तो 16। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो कितना आ गया, तो 1.31 मोल के आसपास आ जाता है, 1.3 मोल। और ये कितनी आ जाती हैं, तो ये 1.98 मोल आ जाता है। तो यहाँ पर अगर सिंपल रेशियो पूछा जाए, सिंपलेस्ट रेशियो, यहाँ पर अगर आपसे सिंपलेस्ट रेशियो पूछा जाए तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है, तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया, जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे सबको डिवाइड कर दीजिए। मतलब यहाँ 1.31 को क्या करेंगे, तो 1.31 मोल को डिवाइड करेंगे कितना से, तो 1.31 मोल से। और ऑब्वियसली 1.98 मोल को डिवाइड करेंगे कितना से, तो 1.98 मोल को डिवाइड करेंगे कितना से, 1.31 मोल से। तो अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितनी, तो 1, और ये कितना, तो 1.5, ये हो गई। लेकिन कभी भी सिंपलेस्ट रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होती है, कभी भी सिंपलेस्ट रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होगी, इंटीग्रल फॉर्म होती है। इसलिए क्या करेंगे, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितनी हो गई, तो ये 2 हो गई, और ये कितना हो गया, तो 3 हो गया। इसलिए इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, ये इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड कितनी क्या हो गई, तो ये Cr2O3। इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड क्या, तो Cr2O3। तो इस कंपाउंड की इंपीरिकल फॉर्मूला क्या हो गई, तो Cr2O3 हो गई। ठीक है, तो वन अनदर एग्जांपल, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गिवन सैंपल ऑफ प्योर कंपाउंड, एक प्योर कंपाउंड का एक सैंपल दिया गया है, कंटेन्स 9.18 ग्राम ऑफ जिंक, जिसमें 9.18 ग्राम जिंक की है, 1.8 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ क्रोमियम, कि 1.8 इंटू 10⁻23 एटम क्रोमियम की है, एंड 0.060 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, कर बताइए सिंपलेस्ट फार्मूला कंपाउंड की क्या होगी। सिंपलेस्ट फार्मूला मतलब इंपीरिकल फार्मूला। तो सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होती है, तो एक ऐसी फार्मूला जो रिप्रेजेंट करता सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर जो जो तत्व है उसके परमाणुओं की संख्या, एक कंपाउंड के अंदर जो तत्व मौजूद हैं, जो एलिमेंट मौजूद है, उसके परमाणुओं की संख्या का सिंपलेस्ट रेशियो। इंपीरिकल फार्मूला क्या होती है, तो सिंपलेस्ट रेशियो होती है किसकी, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो ऑब्वियसली अगर हमें इंपीरिकल फार्मूला निकालनी है, मतलब हमें सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो सोल्यूशन तो टेबुलेट करके निकालेंगे कि कैसे, तो इसके अंदर कौन कौन सी एलिमेंट है, तो जरा देखिए एलिमेंट कौन कौन सी है, तो ऑब्वियसली जिंक है, ऑब्वियसली ये किसकी है, तो क्रोमियम है और ऑक्सीजन है, ये है 3 एलिमेंट है। ठीक है, इसकी वेट, ऑब्वियसली वेट ग्राम में, जिंक कितनी है जी, तो 9.18 ग्राम है। ठीक है, इतनी ग्राम है, 9.18 ग्राम है। क्रोमियम में आपको दिया नहीं गया, ऑक्सीजन दिया गया नहीं गया। ऑब्वियसली एटमिक वेट ग्राम में जिंक की होती है 65.3 होती है ना, 65.3। क्रोमियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ना 52 होती है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि यहां पर दिया गया है क्या, तो क्रोमियम की एटम की संख्या। अगर नंबर ऑफ मोल्स देखा जाए, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होती है, तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय एटमिक मास इन ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय एटमिक मास इन ग्राम। तो ऑब्वियसली यहाँ कितनी है, तो 9.18 ग्राम है अपॉन 65.3 ग्राम, ये इतनी मोल हो जाएगी। उस तरह से यहाँ पर क्रोमियम कितना दिया गया, तो क्रोमियम का कितना है जी, तो क्रोमियम का इतना एटम दिया गया है। तो और अगर कोई एटम की संख्या दी गई, उसे नंबर ऑफ मोल में चेंज करना है, तो वोगाडो संख्या से डिवाइड कर दीजिए। मैंने बताया था कि अगर किसी भी संख्या को दर्जन में बदलना है तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, अगर कोई संख्या उसको मोल में बदलना है
तो उसको एवोगाड्रो संख्या से डिवाइड कर दिया, मतलब ये 1.8 इंटू 10⁻23 अपॉन ये 6.023, मैं 6.022 इंटू 10⁻23 से दिखा देता हूँ। इतनी हो गई, इतनी मोल ये हो गई, इतनी मोल ये हो गई, और इसका मोल दिया हुआ कितनी, तो 0.60 मोल हो गई, ये हो गई। तो ये कितना हुआ है, अगर इसे आप सॉल्व करेंगे, इसे आप सॉल्व करेंगे, इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 6×18 0 पॉइंट कितना हो जाएगा जी, 0.3 मोल हो जाएगी ना जी, 0.3 मोल हो जाएंगे ये, ठीक है, 0.3 मोल हो गई। और ये आपका क्या होगा, तो 0.6 मोल हो गई, और इसे अगर करेंगे तो 0.15 मोल आ जाएगा, ठीक है, 0.15। तो यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियो निकाल दीजिए। सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगी, तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है, तो जो सबसे छोटी होती है उसे सबको डिवाइड करिए। सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएंगी, तो जो सबसे छोटी होती है उसे डिवाइड कर दीजिए। तो 0.15 मोल है, 0.30 मोल है, 0.15 को 0.15 से डिवाइड करिएगा, और ये 0.30 को 0.15 से डिवाइड करिएगा, और 0.60 को 0.15 से डिवाइड करिएगा। तो ये कितनी हो जाएंगी, तो 1 हो जाएंगे। ये कितनी, तो ये 2 हो जाएंगे। ये कितनी होगी, तो 4। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगी, इसलिए एम्पिरिकल फार्मूला मतलब इसमें 1 एटम जिंक की होगी, तो 2 एटम क्रोमियम की होगी, और 4 एटम ऑक्सीजन, तो ZnCr2O4। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर मास सिर्फ जिंक का दिया गया था, बाकी क्रोमियम की नंबर ऑफ एटम दी गई थी और ऑक्सीजन की नंबर ऑफ मोल दी गई थी। तो ऑब्वियसली इस मास को हमने पहले मोल में कन्वर्ट कर दिया, इस एटम की संख्या को हमने मोल में कन्वर्ट कर दिया, ये तो डायरेक्ट मोल में दिया हुआ ही था। तो इतनी मोल अगर इसके अंदर जिंक है तो इतनी मोल क्रोमियम की है, इतनी मोल ऑक्सीजन की होगी। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगी, तो जो सबसे छोटी उसे सबको डिवाइड कर देंगे, तो ZnCr2O4, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर बी क्या हो गई, तो सही ऑप्शन हो गई, ठीक है। तो अनदर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में कहा जा रहा है गैसेस कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ 85.7% by weight of carbon and 14.3% by weight of hydrogen. Its density is 2.28 gram per liter at 300 Kelvin and 1 atm pressure. Calculate molecular formula of the compound. करेक्ट, गैसेस कंपाउंड है जिसके अंदर 85.7% बाय वेट ऑफ कार्बन है और 14.3% बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन है। करेक्ट, अगर इस गैसेस हाइड्रोकार्बन की गैसेस कंपाउंड की डेंसिटी 2.28 ग्राम पर लीटर है 300 केल्विन और 1 atm प्रेशर पर, तो कैलकुलेट करिए इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आपने पढ़ा कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या होती है, सॉल्यूशन, सॉरी, तो सॉल्यूशन मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या होती है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू होती है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, जहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, जहां पर n इज इक्वल टू क्या होगी, तो वेयर n इज इक्वल टू क्या, तो मोलिकुलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट होगी। मतलब यदि हमें मोलिकुलर फार्मूला निकालनी है तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालनी होगी और n की वैल्यू निकालनी होगी। तो पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी एलिमेंट है, तो पहले कॉलम में लिखेंगे एलिमेंट कौन कौन सी है, तो कार्बन है और हाइड्रोजन है। ऑब्वियसली इसकी वेट लिखिए ग्राम में। कार्बन कितनी है, तो 85.7%, मतलब 100 ग्राम में से 85.7 ग्राम कार्बन की है, तो बाकी 14.3 ग्राम हाइड्रोजन की है, ये हो गई जी। ऑब्वियसली एटमिक वेट ग्राम में, कार्बन की एटमिक मास कितनी होती है, तो 12, हाइड्रोजन की कितनी होती है, तो 1। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या, तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाई एटमिक मास इन ग्राम। तो कार्बन की एटमिक मास कितनी होती है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या, तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाई एटमिक मास इन ग्राम। तो कार्बन की नंबर ऑफ मोल कितनी हो जाएंगी, तो 85.7 अपॉन ये 12 मोल हो गई। और हाइड्रोजन की नंबर ऑफ मोल कितनी, तो 14.3 अपॉन 1 हो गई। तो ये क्या हो गया, तो 12, 25, 60, 12, 70, 84, 7.15 मोल आ जाएगा। और ये कितनी हो गई, तो ये 14.3 मोल हो गई। तो यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियो अगर आपसे पूछा जाए तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है, तो जो स्मॉलेस्ट होती है उससे अपन सभी को डिवाइड कर देते हैं। तो ये बेसिस
कंपाउंड के अंदर 7.15 मोल अगर कार्बन की है तो 14.3 मोल हाइड्रोजन की है, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगी, तो 7.15 को आप क्या करेंगे, तो 7.15 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर 14.3 को क्या करेंगे, तो 7.15 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितनी हो जाएंगी, तो ये 1 हो गई, ऑब्वियसली ये 2 हो गई। इसलिए इंपीरिकल फार्मूला इस कंपाउंड की क्या हो गई, तो इंपीरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड की इंपीरिकल फार्मूला क्या होगी, तो इस कंपाउंड के अंदर अगर 1 एटम कार्बन की है तो 2 एटम हाइड्रोजन की होती है, इसलिए इंपीरिकल फार्मूला इसकी क्या हो गई, तो ये CH2। लेकिन आपको इंपीरिकल फार्मूला नहीं बल्कि मोलिकुलर फार्मूला निकालनी है, तो मोलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए n की वैल्यू निकालनी होगी, और n निकालने के लिए आपको मोलिकुलर वेट चाहिए अपॉन इंपीरिकल वेट। तो इंपीरिकल फार्मूला से तो इंपीरिकल वेट निकल जाएगी, कैसे, तो कार्बन की एटॉमिक मास 12 होती है, 1 हाइड्रोजन की 1 तो 2 हाइड्रोजन की 2 तो 14। हमें मोलिकुलर वेट नहीं पता है, तो मोलिकुलर वेट निकालने के लिए हमें डेटा दिया गया, आंकड़े दिए गए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो गैसेस हाइड्रोकार्बन उसकी डेंसिटी, करिए जो गैसेस हाइड्रोकार्बन है, ये जो गैसेस हाइड्रोकार्बन है, ये जो गैसेस हाइड्रोकार्बन है, इसकी जो डेंसिटी है वो 2.25 ग्राम पर लीटर है। कब, तो करा जब यहाँ की टेम्परेचर 300 केल्विन है और प्रेशर कितना है, तो 1 atm है। तो आप जानते हैं गैस के केस में बस एक ही तो फार्मूला होती है, दैट इज PV इक्वल टू nRT। तो ऑब्वियसली फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, तो PV इक्वल टू nRT, या कि PV इक्वल टू W/mRT, या ऐसे को हम लोग लिखते हैं, ये P इक्वल टू, ये ऑब्वियसली P इक्वल टू वाट, तो ये W/V इंटू 1/mRT। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं। इस यहाँ पर m इक्वल टू क्या हो गई, तो ये यहाँ पर n इक्वल टू क्या होगी, तो मास पर वॉल्यूम डेंसिटी DRT अपॉन m। तो ये सारे डेटा DRT अपॉन P है ना, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी लिख दिए, ये RT हो गया, m को इधर ले गए, P को इधर ले गए, m को इधर ले गए, P को इधर ले गए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगी, तो ये मोलिकुलर वेट कितनी होगी, तो डेंसिटी आपका कितना है, तो 2.28 होगी, है ना, 2.28। R की वैल्यू ऑब्वियसली डेंसिटी ग्राम पर लीटर में है, तो R की वैल्यू 0.0821 लेना है, टेम्परेचर 300 केल्विन और प्रेशर ATM लेना है तो 1। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये 56 आ जाता है, इसलिए n की वैल्यू आपको निकल आएगी। तो n कितनी हो जाएंगी, तो मोलिकुलर वेट अपॉन इंपीरिकल वेट, n की वैल्यू मोलिकुलर वेट अपॉन इंपीरिकल वेट, तो मोलिकुलर वेट हो गया 56 और इंपीरिकल वेट कितनी, तो 14। तो ये कितनी हो गई, तो ये 4। तो इंपीरिकल मोलिकुलर फार्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मोलिकुलर फार्मूला क्या होगी, इसलिए मोलिकुलर फार्मूला क्या हो गई, तो यहाँ पर मोलिकुलर फार्मूला क्या होगी, तो ये मोलिकुलर फार्मूला क्या हो गई, तो यहाँ मोलिकुलर फार्मूला क्या होगी, तो ये 4 इंटू CH2, मतलब ये क्या होगी, तो ये C4H8, ये C4H8 होगी मोलिकुलर फार्मूला। ठीक है, तो अनदर एग्जांपल, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 10.5 ग्राम ऑफ कार्बन पर ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। करेक्ट, हाइड्रोकार्बन है मतलब एक ऐसी कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन है, करेक्ट, उसके अंदर 10.5 ग्राम कार्बन की है पर ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, पर ग्राम मतलब 1 ग्राम, अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 10.5 ग्राम कार्बन की है। 1 लीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन एट 127 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर वेट 2.8 ग्राम। अगर 1 लीटर हाइड्रोकार्बन का लेते हैं, गैस हाइड्रोकार्बन का, इतनी टेम्परेचर इतनी प्रेशर पर, तो उसकी वेट होती है 2.8 ग्राम। फाइंड मोलिकुलर फार्मूला, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि मोलिकुलर फार्मूला अगर आपको निकालनी है तो मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या होगी, तो ये मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या होगी, तो मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल फार्मूला होगी, मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल फार्मूला होगी। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, तो n इज इक्वल टू वाट, तो ये मोलिकुलर वेट अपॉन इंपीरिकल वेट होती है, मोलिकुलर वेट अपॉन इंपीरिकल वेट। तो बेसिक यदि हमें इस कंपाउंड की मोलिकुलर फार्मूला निकालनी है तो पहले इसकी इंपीरिकल फार्मूला निकालनी होगी। कैसे, तो टेबलेट करके निकालिए। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, तो कार्बन है और हाइड्रोजन है, कितनी मास है, ये वेट लीजिए ग्राम में, तो करा जी 10.5 ग्राम कार्बन की है पर ग्राम हाइड्रोजन, मतलब अगर 10.5 ग्राम कार्बन की है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन की है। एटॉमिक वेट ऑब्वियसली ग्राम में, तो कार्बन की एटॉमिक मास अगर 12 है, हाइड्रोजन की 1। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होगी, तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक मास इन ग्राम। तो कार्बन की वेट है 10.5 ग्राम और एटॉमिक मास है 12 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल कितनी हो जाएंगी, तो 10.5 अपॉन 12 इतनी मोल हो गई,
और ये 1/1 मोल, तो ये कितनी होगी, तो ये 105/120, तो ये 105/120 कितनी हो जाएगी जी, तो 7/8 मोल आ जाता है ना, ये 7/8 मोल आ जाएगा आपका, है ना, 105 120 हो गया ना जी, तो 21/24 हो गया, तो फिर है ना 21/24, तो 7/21 8/3 = 24, तो 7/8 मोल, तो ये कितनी होगी, तो 1 मोल होगी। यहाँ पर अगर सिंपलेस्ट रेशियो पूछा जाए, इंपीरिकल फॉर्म निकालनी है, इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होती है, तो सिंपलेस्ट रेशियो होती है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है, तो जो सबसे छोटी होती है उसे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर 7/8 मोल को क्या करेंगे, तो 7/8 मोल से डिवाइड करेंगे, तो ये 1 हो गई, और यहाँ 1 को क्या करेंगे, तो 7/8 से, तो ये 8/7 हो गई। तो ऑब्वियसली अगर इंटीजर में लाना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसे भी 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे भी 7 से, तो ये कितना हो गया, तो ये 7 हो गया, ये कितनी होगी, तो 8 हो गई। मत इस कंपाउंड की इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगी, तो इस कंपाउंड की इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगी, तो इस कंपाउंड की इंपीरिकल फॉर्मूला क्या हो गई, तो इंपीरिकल फॉर्मूला होगी C7H8। इस कंपाउंड की इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगी, तो C7H8 हो गई। लेकिन आपको मोलिकुलर फॉर्मूला निकालनी है ना, ध्यान दीजिए, इसको फ्रैक्शन मत करिए, ध्यान दीजिए, ये 1 आया, 8/7 आया, जब भी सिंपलेस्ट रेशियो होती है इंटीग्रल फॉर्म, ये फ्रैक्शन में आ गया है, इसे इंटीजर में लाने के लिए क्या करें, यहां पर 7 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो गया 7 8, तो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगी, तो C7H8। अब इसकी हमें मोलिकुलर फॉर्मूला निकालनी है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें मोलिकुलर वेट निकालनी होगी। तो मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे, तो डेटा में दिया गया है, हमें डेटा क्या दिया गया है, कह रहा है कि ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये जो हाइड्रोकार्बन है, अगर इसका हम 1 लीटर लेते हैं, इसकी कितनी लेते हैं, तो 1 लीटर, कितना टेम्परेचर पर, तो 127 डिग्री सेल्सियस। यदि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दी गई उसे केल्विन में चेंज करनी है, अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दी गई उसे केल्विन में चेंज करनी है, तो 273 जोड़ देंगे, तो ये 127 + 273 केल्विन, तो ये कितनी हो गई, तो ये 400 केल्विन हो गई, ये टेम्परेचर है। यहाँ ऑब्वियसली कह रहे हैं इसके अंदर यहाँ की जो प्रेशर है वो कितनी है, तो 1 atm है, और इसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन है उसकी जो वेट है वो कितनी है, तो 2.8 ग्राम है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा कि 1 लीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन एट 127 डिग्री सेल्सियस एंड 1 टेम्परेचर वेट 2.8 ग्राम। तो बेसिक कह रहा है बताइए इसकी मोलिकुलर फार्मूला क्या होगी। तो पहले मोलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए आपको मोलिकुलर वेट चाहिए, तो बेसिक फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन से जाइए, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, तो PV = nRT, मतलब PV = W/mRT। तो यहाँ पर ऑब्वियसली M = क्या हो गई, तो M = WRT/PV, WRT/PV हो गई। तो यहाँ पर इसे सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पर M मतलब मोलिकुलर मास = क्या, तो हाइड्रोकार्बन की वेट कितनी, तो 2.8 ग्राम, और R की वैल्यू कितनी, तो 0.0821। टेम्परेचर कितनी है, तो यहाँ टेम्परेचर कितना, तो 400 केल्विन है। प्रेशर कितना है, तो 1 atm है। वॉल्यूम कितनी है, तो यहाँ वॉल्यूम कितनी है, तो 1 लीटर है, तो 92 के आसपास आ जाता है। इसीलिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो n = मोलिकुलर वेट अपॉन इंपीरिकल वेट, मोलिकुलर वेट अपॉन इंपीरिकल वेट। तो मोलिकुलर वेट कितनी हो गई, तो 92, इंपीरिकल फार्मूला से 84 और 8 92, तो ये हो गया 1। इसीलिए मोलिकुलर फार्मूला क्या होगी, तो मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या, तो n × इंपीरिकल फार्मूला मतलब 1 × C7H8, मतलब ये क्या हो गया, तो C7H8, ये हो गया मोलिकुलर फार्मूला इस कंपाउंड की। ठीक है, तो अनदर एग्जांपल कह रहा है कि X इज अ मोलिकुलर कंपाउंड containing 21 एटम्स ऑफ कार्बन पर मोलिक्यूल। कह रहा है X कोई मोलिकुलर कंपाउंड है जिसके अंदर 21 एटम कार्बन की है पर मोलिक्यूल, मतलब एक मोलिक्यूल में 21 एटम कार्बन की है, मोलिकुलर कंपाउंड है। जैसे कहते हैं ना ग्लूकोज एक मोलिकुलर कंपाउंड है जिसके एक मोलिक्यूल में 6 कार्बन है, और सुक्रोज एक मोलिकुलर कंपाउंड इसके एक मोलिक्यूल में 12 कार्बन है। उसी तरह से कह रहे X कोई मोलिकुलर कंपाउंड इसमें एक मोलिक्यूल में 21 एटम कार्बन की है, और इसमें जो कार्बन की परसेंटेज है 50.4% है। कह रहा व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ X। तो सोल्यूशन क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा कि X इज अ मोलिकुलर कंपाउंड कंटेनिंग 21 एटम्स ऑफ कार्बन पर मोलिक्यूल। तो इसकी मोलिकुलर फार्मूला क्या होगी, तो लेट मोलिकुलर फार्मूला, इसकी मोलिकुलर फार्मूला क्या होगी,
लेट मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एक्स क्या होगी, तो इसके एक मोलिकुल में कितना कार्बन, तो 21 कार्बन है, और अदर एलिमेंट होगी हमें पता नहीं, तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, तो C21E। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि एक मोलिकुल ग्लूकोज में 6 एटम कार्बन की है, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो C6, और भी एलिमेंट होगी उसी तरह से। अगर एक मोलिकुलर कंपाउंड है, इसके एक मोलिकुल में 21 एटम कार्बन की है, तो C21 और अदर एलिमेंट होगी। तो मान लेते हैं कि इस पूरे मोलिकुल की मोलिकुलर मास, लेट मोलिकुलर वेट ऑफ X इज इक्वल टू कैपिटल MM। इस पूरे एक मोलिकुल की मास मान लेते हैं कैपिटल MM। तो इसमें कार्बन कितनी है, इसमें कार्बन कितनी है, तो एक कार्बन की एटॉमिक मास 12, तो 21 का 21 इंटू 12 MM होगी। तो इसलिए परसेंटेज ऑफ कार्बन इन एक्स, इसलिए अगर यहां परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछा जाए, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन एक्स, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन एक्स, अगर एक्स में कार्बन की परसेंटेज अगर पूछा जाए तो क्या होगा, तो कहेंगे जी कैपिटल MM के अंदर कार्बन है इतनी, कैपिटल MM के अंदर है कार्बन इतनी, तो 1 में कितनी हो जाएगी, तो 21 इंटू 12 अपॉन कैपिटल M, तो 100 में कितनी, तो इतनी। नहीं कहेंगे परसेंटेज कितनी होगी, तो कहेंगे जी इस पूरे मोलिकुल की मास हमने कितनी मानी, तो कैपिटल MM। इस पूरे मोलिकुल की मास हमने कितनी मानी, कैपिटल MM। इसमें कार्बन कितनी है, तो 21 इंटू 12 MU है। तो आप कहेंगे जी कैपिटल MM में कार्बन 21 इंटू 12 MU है, तो 1 में कितनी, तो 21 अपॉन 12 अपॉन कैपिटल M, तो 100 में कितनी, तो 21 अपॉन 12 इंटू अपॉन M इंटू 100, यानी इतना MM में अगर इतना है, कैपिटल MM में कितना है, तो 21 इंटू 12 है, तो 1 में कितना, तो 21 इंटू 12 अपॉन कैपिटल M, तो 100 में कितना हो गया, तो 21 इंटू 12 अपॉन कैपिटल M इंटू 100 नहीं हो गई, इतनी परसेंट हो गई। तो ऑब्वियसली यहाँ परसेंटेज ऑफ कार्बन इन एक्स कितनी, इतनी है। लेकिन आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नहीं ये तो आपने निकाला मान करके, लेकिन बट अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, क्वेश्चन क्या कर रहा है, बट अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के अनुसार, बट अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के अनुसार मतलब क्वेश्चन के अनुसार परसेंटेज ऑफ कार्बन इन एक्स, एक्स के अंदर जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है, लेकिन प्रॉब्लम कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इन एक्स, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन एक्स, एक्स के अंदर कार्बन की परसेंटेज कितनी है, तो कह रहा है कि जी 50.4% है। कह रहा है कार्बन की परसेंटेज एक्स के अंदर कितनी थी, इतनी परसेंट है। तो आपने निकाला तो इतना परसेंट आया, आपने कार्बन की परसेंटेज एक्स के अंदर निकाली तो इतनी आ रही है, लेकिन आपके क्वेश्चन के अनुसार इतना है। तो हमने लोगों ने जो निकाला कार्बन की परसेंटेज एक्स में इतना, लेकिन डेटा का रहा कितना, तो हमने निकाला वो भी सही, डेटा का रहा वो भी सही, इसलिए यहां पर दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वल कर देंगे, मतलब 21 इंटू 12 अपॉन कैपिटल M इंटू 100 इज इक्वल टू कितना, तो 50.4। इसे यहां पर M की वैल्यू ऑब्वियसली ये कितनी हो जाएगी, तो 21 इंटू 12 इंटू 100 अपॉन 50.4 सॉल्व कर देंगे, दैट विल बी आंसर। ये असाइनमेंट में क्वेश्चन है आपके। तो असाइनमेंट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर कर दिया है, आप क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को शुरू करूंगा स्टैच्यूमेट्री, ठीक है। ओके, बाय।